आज आपको बहुत ही धमाकेदार प्रैक्टिस कराने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट जो मैंने आपको पढ़ाया है, आज उसकी बहुत ही धमाकेदार प्रैक्टिस है। आपने थंबनेल पर देखा है सिंटैक्स, करेक्ट, इनकरेक्ट और कॉमन एरर। इसका मतलब है आप क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक। उसके बाद में कंपटीशन के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो आज पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस है ना, इससे ज़बरदस्त कहीं नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो जो पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस पर बेस्ड है। देखिए, एक बात आपको बताऊं, जो बच्चे नए हैं आप जानते हैं सब्सक्राइब और शेयर आपको करना है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये बेहतरीन और बहुत ही धमाकेदार ज़बरदस्त क्लास। देखिए ऐसा क्या ज़बरदस्त क्लास है इसमें। मैंने आपसे कहा एसएससी के क्वेश्चन भी इन 10 क्वेश्चन में मिले हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं किसी भी कंपटीशन क्लास के लिए क्वेश्चन को तलाश करना, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट से यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। आपको बताएं, इन 10 क्वेश्चन में आपको इतनी हेल्प मिलने वाली है कि मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक। देखिएगा कि आखिर हेल्प मिलेगी क्या क्या, कैसे आपको पता लगेगा कि ये जो हैं टेंस, ये जो 10 क्वेश्चन हैं कि ये हैं या नहीं भी हैं आपके इस लेवल के। तो सिंटैक्स, कॉमन एरर, जो सिंटैक्स के अंदर ही कॉमन एरर और करेक्ट, इनकरेक्ट, कंकॉर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो टॉपिक होते हैं सब सिंटैक्स में आ जाते हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं आज का अपना बहुत ही गजब का और बहुत ही बेहतरीन वीडियो। देखिएगा, मैं आपको बताऊं पहले सेंटेंस में। पहला सेंटेंस कहता है विनय थ्रू सम वाटर। विनय थ्रू सम वाटर। विनय ने कुछ पानी को क्या किया? फेंका। थ्रू मतलब फेंका, ठीक है। विनय ने कुछ पानी को फेंका ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर। ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर, किस पर? एक बिजली का जो हीटर होता है, विद्युत हीटर, जिस पे हम सर्दियों में तापते हैं। कुछ लोग जो हैं घर पे अपने खाने पकाने का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उस हीटर पर फेंका, ठीक। व्हेन, जब, इट कैचेस फायर मतलब किसने? इस हीटर ने क्या किया? इस हीटर ने, ये इट बन गया, इट कैचेस फायर। उसने क्या किया? कैचेस मतलब पकड़ लिया, फायर को मतलब आग को। एंड और ही गॉट ए शॉक। फिर उसको क्या लगा? एक करंट का झटका लगा। तो आप बताइए इसमें कहाँ पर एरर है, कहाँ पर गलत है? सिंटैक्स का क्वेश्चन आखिर कहाँ पर है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे लिखा है यहाँ पर विनय थ्रू, तो बताइए ये थ्रू है। थ्रू मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि B2 है, थ्रू B2 है, ठीक है। अब देखिए, अब कहीं और पहले वर्ब को ही तलाश करना है, क्योंकि तभी तो पता लगेगा ये टेंस का है, ठीक। सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेस। अब देखिए कैचेस दिया गया है, ठीक है। फिर लिखा है फायर एंड ही गॉट अ शॉक। देखिए गॉट लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल पास्ट, यहाँ पर B2 लगा है और यहाँ पर भी B2 लगा है, ठीक है। मतलब पास्ट इंडेफिनिट यहाँ से भी है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ से भी है। अब बताइए, जो बात पास्ट में हुई है, क्या यहाँ पर कैचेस आना सही है? ये बताइए, क्या यहाँ पर कैचेस आना सही है? मैंने आपको इसी तरह से आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ पर मैंने आपको टेंस पढ़ाया था। बताइए, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बताओ कैचेस सही होगा? नहीं सही होगा। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे, इसको काट के कॉट कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉट। तो CAUGHT, कॉट कर देंगे, CAUGHT। अगर आपको ना दिख रही हो तो यहाँ पर लिख देते हैं CAUGHT, कॉट कर देंगे इस कैचेस की जगह। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, जिस सेंटेंस की शुरुआत जिस वर्ब के साथ होती है, तो आगे जितनी वर्ब होती है उसी के अनुसार 99% आनी चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है माई मदर गो टू दिल्ली एस्टरडे। माई मदर गो टू दिल्ली एस्टरडे। तो मैंने आपको बताया था माई मदर गो टू दिल्ली एस्टरडे, मैंने आपको बताया था जहाँ कहीं भी आपको एस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट या इन लगा को सन वगैरह हो, जब भी आप देखें तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे?
आप वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमको बनाना होगा। किसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो देखिएगा यहाँ गो टू लिखा है, ये गो लिखा है, तो आप बताओ कि गो को ऐसा क्या कर दें कि वो B2 बन जाए। तो हम गो को यहाँ पर वेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वेंट कर देते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल डन। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, अब देखिए, इंडिया गेट फ्रीडम ऑन द 15 अगस्त 1947। बताइए भारत जो था, हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, आज़ाद हो गया था। कब? 1947 में। अब बताइए क्या आज़ाद हो गया था या आज़ाद होता है? बताओ, आज़ाद हो गया था। तो आपको बताएं, जब आपने देखा कि ऐसा यहाँ हो चुका है, पीछे पास्ट है, ठीक है, तो पास्ट है तो हमको क्या देखना है? पास्ट के लिए हमको वर्ब देखनी है। ये गेट लिखा है, क्या लिखा है? गेट लिखा है। इस पे ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाए। तो गेट को उठा के हम क्या कर दें? गोट कर दें। क्या कर दें? इस गेट की जगह पर गोट कर देते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ ही स्पोक क्लियरली, क्या कह रहा है? यदि आप साफ साफ अंग्रेजी बोलोगे, आई विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, तो मैं क्या करूँगा? प्रॉब्लम समझूंगा, एंड हेल्प्ड हिम, और तुम्हारी मदद करूँगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट कहता है ये इफ़ लगा है। अब इफ़ से हमको पता लगा ये कंडीशनल सेंटेंस हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? B2 है, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब हमको पता लग गया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक। जब भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो उसके बाद का जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक। इसके बाद में क्या लगा? बिल लगा। आपको एक बात और बताएं, वो बात क्या है? वो बात ये है, इफ़ से स्टार्ट होने वाला अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है, क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट, मतलब B2 से पता लग जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट है। इफ़ से स्टार्ट होने वाला अगर B2 होता है तो अगले आने वाले सेंटेंस में हम बिल की जगह बिल को काट के वुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वुड का। ठीक, इतना हो गया। तो बताइए कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से पता लगा, स्पोक लिखा है, B2 लिखा है, ठीक, पता लग गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। फिर दूसरा सेंटेंस इसी में दिया गया है, उसके बाद में विल लिखा है। तो आपको बताएं यहाँ पास्ट है तो ये भी हमारा विल की जगह वुड होना चाहिए। एक बात समझ में आई? तो वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड है। कोई भी मॉडल वर्ब आता है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए अंडरस्टैंड क्या है? B1 है। ठीक, अंडरस्टैंड, आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, क्या कहा? प्रॉब्लम्स को समझूंगा। एंड हेल्प्ड, अब बताइए यहाँ तो वुड लग गया ना इस B2 के। देखिए पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार बिल को काट के वुड कर दिया। ठीक, बिल को काट के वुड कर दिया, लेकिन वुड के बाद में वर्ब की कोई भी मॉडल वर्ब आता है उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, आई। प्रॉब्लम्स यहाँ हमारा अदर वर्ड हुआ। एंड के बाद में हेल्प्ड लिखा है। आपको बताएं ये एंड के बाद में हेल्प लिखा है, ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए वुड के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है, तो आगे जो आने वाली वर्ब होगी वो वुड के अनुसार ही लगेगी। वुड के मतलब मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आगे भी जो भी फॉर्म होगी, मतलब जो भी आपकी मेन वर्ब होगी वो B1 ही होगी। तो हम क्या करेंगे? इस हेल्प्ड को काट के हम हेल्प लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्प लिखेंगे। तो आपको ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए, तो उम्मीद करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कहता है 5वां क्वेश्चन, यू बीट्स योर ब्रदर लास्ट मंथ। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें लास्ट मंथ लिखा है। ठीक, लास्ट मंथ लिखा है, तो हम क्या करें? यहाँ पर बीट्स लिखा है। बीट्स मतलब एस लगा है मेन वर्ब में। तो आपको बताएं कि मेन वर्ब में प्लस एस या ES लगा देते हैं तो ऐसी घटना घटती है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यस या इसको काट के हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो एक बात आपको और बताऊं, देखो यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ,
देखिएगा जैसे कि बीट होता है और B2 भी बीट होता है, B1 भी बीट होता है और B2 भी बीट होता है। तो आपको बताएं कि यहाँ पर तो हम इसको काट देंगे, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये B1 है B2 है। तो आपको बताएं इस लास्ट शब्द से हमको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो बीट लिखी है ये B2 है। क्यों? क्योंकि लास्ट शब्द जो जहाँ भी आता है किसी भी सेंटेंस में तो वो क्या होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट होता है। ठीक, समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है द फादर टोल्ड हिज सन। पहले एक बार पढ़ देते हैं, देखिए पूरा देख लीजिए क्वेश्चन। कहता है द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वॉज अ लेजी बॉय एंड दैट ही हैज़ डन हिज वर्क। देखिए अब देखिए आपने नरेशन नहीं पढ़ा है, जहाँ पढ़ा होगा क्लास स्कूल वगैरह, मैं अभी इसके टेंस के बाद नरेशन पढ़ाऊँगा। लेकिन आपको बताऊँ कि हाँ माय फादर सब्जेक्ट है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, तो उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है B2। ठीक है, पहली बात हो गई। अब देखिएगा कि यहाँ पर सन मतलब नरेशन का है, जब दैट लगा देते हैं उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है, तो ये वर्ब हमें दिख रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब ये पास्ट का है तो आगे भी पास्ट ही होना चाहिए। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर बाज लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। नरेशन आप पढ़ेंगे उसमें और बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिएगा फिर ए लेजी बॉय, बिल्कुल सही, मतलब कि आपका द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वाज अ लेजी बॉय, इतना आपका बिल्कुल सही है। एंड और दैट की ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने क्या किया, अपना काम जो है पूरा समाप्त कर लिया। देखिए ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, अब ही के लिए पजेसिव एडजेक्टिव हिज आया है, आपको बताया था पजेसिव एडजेक्टिव हिज इसका। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ देखो, यहाँ भी B2 है मतलब पास्ट है और यहाँ भी पास्ट है, तो आप बताइए तो ये क्या हमारा हैज़ जो है हैज़ पास्ट होगा? नहीं होगा। हैज़ क्या होगा? ये हैज़ प्रेजेंट होगा। तो हैज़ को ऐसा क्या करें कि वो पास्ट बन जाए, तो हम हैज़ को हैड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको काट के हैड कर देते हैं। तो बताओ मज़ा आया? बहुत ही मज़ा आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अगर मज़ा ना आए तो बताना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है वाई डज द मैनेजर नॉट स्टेप अगेंस्ट सच अ फ्रॉड पर्सन 2-3 months एगो। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, आराम समझिएगा। वाई के बाद डज लिखा है, बिल्कुल इसी को देखो क्योंकि हम पास्ट का ही चला रहे हैं, एक आराम है। कहता है द मैनेजर नॉट, अब देखिए यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब के लिए नॉट स्टेप अगेंस्ट सच अ फ्रॉड पर्सन 2-3 months एगो। देखिएगा हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था कि जहाँ भी एगो बिफोर दिखाई देते हैं वो आप समझ जाना कि वो पास्ट में यूज होगा, मतलब सिंपल पास्ट में यूज होगा। तो आप बताइए वहाँ पर हमको दिखा तो हेल्पिंग वर्ब ये डज की जगह क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिड। डज की जगह क्या होना चाहिए? डिड। आया समझ में? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यानी पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और अब 8वें का नंबर। कहता है इट वाज दे, कोई बात नहीं, हु वांट टू मीट यू। देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है ना, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखो आपको एक यहाँ पर बात समझाते हैं, देखिएगा मतलब कहता है यदि रिलेटिव प्रोनाउन कहीं भी होता है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन का कोई भी शब्द, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन होते कितने प्रकार के? रिलेटिव प्रोनाउन बेटा 3 प्रकार के होते हैं, हु, दैट, विच। तो देखिएगा अगर यहाँ पर अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में अगर कोई वर्ब है, क्या कहा? अगर कोई वर्ब है तो आपको बताएं वो इस सब्जेक्ट के अनुसार होगी। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से मतलब विच, हु या दैट से पहले जो सब्जेक्ट होगा और इस प्रोनाउन से पास में जो वर्ब होगी तो वो इसके अनुसार होगी। ठीक, अभी नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से देखते हैं। फिर देखिएगा हमने कहा कि आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन कोई वर्ड है, ये इस डब्बे में बंद है। ठीक, अब देखिएगा इसमें मतलब दैट है, विच है, हु है, तो कोई एक है मान लिया और इसके बाद में तुरंत अगर वर्ब आती है तो वो इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी।
ऐसा करके, ठीक। बाकी इसका एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो है आपको रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास में मिलेगा। अभी इतना समझ लो, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में कोई वर्ब है तो इसके अनुसार आएगी। देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए हु लिखा है तो हु के बाद वांट है और यहाँ दे लगा है, तो बिल्कुल सही यहाँ वांट आई है, बिल्कुल। लेकिन गलत क्या है ये समझो। हमने आपको बताया कि ये देखिएगा, हमने आपको बताया था, क्या बताया था या नहीं बताया होगा, अभी नया हमारा क्लास चल रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इट होता है, इट होता है, ये डमी सब्जेक्ट होते हैं। कौन से डमी, मतलब सेमी सब्जेक्ट, अधूरे सब्जेक्ट होते हैं। तो इनके पास जो वर्ब होती है, तो जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर। अब इसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो चाहे भले आपका प्लूरल हो या सिंगुलर, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इट के बाद में जो वर्ब होगी सिंगुलर होगी। तो क्या क्या होगा, इट के बाद इज होगा, ठीक। इट के बाद अगर होगा तो वाज होगा, इट के बाद हैज़ होगा, इट के बाद बिल होगा, ठीक। ये समझिएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पर लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या लिखा है, रिलेटिव। तो इसका मतलब है इस सब्जेक्ट के अनुसार हमें यहाँ पर वर्ब देनी पड़ेगी, नंबर एक बात, ठीक। इतनी बात समझ आई। मतलब कि इट लिखा है, वर्ब सिंगुलर है और सब्जेक्ट को लिखा है, तो और रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद में कोई वर्ब है तो इस सब्जेक्ट के अनुसार देनी पड़ेगी, ठीक। अब देखो कहता है इट वाज। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वाज लिखा है। यहाँ वर्ब में क्या लिखा है, वाज लिखा है। अब एक बात बताओ, वाज जो है प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, वाज होता है पास्ट। देखिए ये वाज हमारा क्या है, पास्ट। तो आप बताइए, अब दे के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन में क्या करेंगे, इसको बताओ। इसको हम कर देंगे वांटेड। क्या कर देंगे, वांटेड, मतलब ईडी और जोड़ देंगे। आप ये देखिएगा, वांट में ईडी और जोड़ दिया, हो जाएगा वांटेड। कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन पूरी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा पायल टोल्ड मी दैट शी गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। कहती है पायल टोल्ड मी, मतलब पायल ने मुझसे कहा, दैट की शी गोज टू, वह जो है शी गोज आउट फॉर अ वॉक, वह टहलने के लिए बाहर जाती है, एवरी मॉर्निंग। अब देखिएगा, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, हमने आपको प्रेजेंट पढ़ाया था कि ऐसे शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देते हैं। लेकिन थोड़ा आपको देखना होगा कि यहाँ पर नरेशन है आपका, ठीक। ये हमारी लगी है वर्ब की सेकंड फॉर्म B2, ठीक। अब सी लिखा है, सी के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ। देखिए होना चाहिए यही, लेकिन हम नरेशन कर रहे हैं तो नरेशन हमको इसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो इस गोज को हटा के क्या कर दें, वेंट कर दें। क्या कर दें, वेंट। इसका मतलब अगर इसका नरेशन का मतलब ये इनडायरेक्ट है, अगर कोई डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन होता तो वो न कैसे होता, वो होता पायल सेड टू मी, पायल सेड टू कामा इन कामा, फिर यहाँ पर कौन होता, यहाँ पर होता आई गो आउट, आई गो आउट। तब इसको हम चेंज कर देते, आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यहाँ सब्जेक्ट से पायल यहाँ है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पायल है ये, ठीक है। पायल जा रही है बाहर घूमने के लिए, एवरी मॉर्निंग, प्रति सुबह, ठीक। 9th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th मतलब लास्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट कहता है हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन रोज इन द ईस्ट। देखिएगा यहाँ पर टोल्ड लगा है, पहली बात, मतलब ये B2 है। उसके बाद में यहाँ पर रोज लिखा है, ये भी हमारा क्या है, B2 है। तो आप बताइए, बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन एक इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। वो क्या छुपा हुआ है, वो ये छुपा हुआ है, देखिए वो ये छुपा हुआ है। हर मदर, उसकी माँ ने उससे कहा कि सूर्य पूरब से निकलता है, ठीक। अब ये बताइए, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, वह बात जो सदा सत्य हो, वह बात जो घटना हो, सत्य घटना हो, वह बात जो अटर्नल ट्रुथ हो, वह बात जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ऐसी कोई भी बात, और जो प्रोवर्ब हो, कहावतें हो, मुहावरे हों, ऐसे कोई भी सेंटेंस होते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट में ही होते हैं, वो चाहे नरेशन का हो चाहे जिसका हो। तो आप देखिए यहाँ पर B2 है, टोल्ड है, उसके बाद में दैट लगा है, नरेशन है, लेकिन हमको यहाँ पर रोज़ हटा के क्या करना है, रोज़ हटा के राइज करना है। क्या करना है, राइज करना है। तो देखिए आया समझ में।
इसको क्वेश्चन को आपको ये क्वेश्चन ऐसा पूछे जाते हैं, ये सब पूछे भी हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि ऐसे सेट से हमने क्वेश्चन उठाए हैं कि ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब आपको बताएं क्लास 11 12th वाले इसमें तो थोड़ा अलर्ट रहें, एसएससी ग्रुप वाले जितने बच्चे हैं वो भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। तो ये 10 क्वेश्चन आपकी पास्ट इंडेफिनिट में या कॉमन एरर में या सिंटेक्स में आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी ही होगी। ठीक है, अच्छी लगी है सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आगे इसके बाद जो वीडियो होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस का बड़ा ही इजी टॉपिक है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और क्या पास्ट कंटिन्यूअस की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए करते रहिए प्रैक्टिस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।